नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को विदित है कि आज हमारा रीट का पेपर हुआ और उसके अंदर साइंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। L2 साइंस के अंदर दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन ना तो ज़्यादा इजी थे ना ज़्यादा आपके टफ थे, एक एवरेज क्वेश्चन थे आपके। अब देखते हैं वो किस प्रकार के थे। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, और पहला क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड थोड़ा हट के दिया उन्होंने। क्वेश्चन क्या था आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाया जाता है। तो इसका होगा आंसर तो आपका गोल्जी का है, पर इसका आइडिया आप इससे लगा सकते हो कि सरूपण तल आपके लिए नया शब्द है, लेकिन परिपक्वन शब्द नया नहीं है। परिपक्वन इसलिए नया नहीं है, हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका गोल्जी काय है, गोल्जी काय कोशिका में संग्रहण और स्त्रावण करता है, भोजन का स्टोरेज करता है। उस समय कुछ भोजन का वो मेच्योरेशन भी कर देता है, परिपक्वन भी कर देता है राइबोसोम प्रोटीन का। तो यहाँ से आप इसका क्या हो जाएगा, सरूपण तल तथा परिपक्वन तल कौन सा है, गोल्जी काय। थोड़ा थोड़ा अटपटा था ये, बाकी ज्यादा भी नहीं था ये। उसके बाद आगे देखते हैं, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में चर्वणक धातु की संख्या कौन सी। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, आप एक फॉर्मूला लगाओ 2 1 2 3, ये हमारा दंत सूत्र था 2 1 2 3। अब आपको पूछा गया सिर्फ ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा पूछा गया तो इसका आपके लिए कोई सेंस नहीं रहा, ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। हमारा फॉर्मूला ये IC PM और M। ये आपका पहला इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आपको पूछा गया था चर्वणक दांत, है ना, यानी कृतनक, रत्नक, अग्र, चर्वणक और चर्वणक। 3 और 3 तो आपको फॉर्मूले में बताई है। यहाँ पर 2 लगा करके बराबर 32 लगाते हैं, तो यानी कि कुल मिलाकर के ऊपरी जबड़े में आपके 6 दांत है, 3 × 2। ये भी इजी क्वेश्चन ही था, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। तो ऊपरी जबड़े में आपकी चर्वणक धातु की संख्या हो गई 6 दांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, ये टीचिंग मेथड का है, ये टीचिंग मेथड का है, मादा मानव में निषेचन स्थल कहाँ है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योनि, योनि नहीं होगा दोस्तों, योनि के द्वारा तो अंडाणु को हम अंदर ट्रांसफर करते हैं। अंडाशय, अंडाशय के अंदर आपका क्या बनता है, अंडाणु का मेच्योरेशन होता है, जो बिल्कुल एकदम यू साइड में होती है इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका अंडाशय, अंडाशय में निषेचन की क्रिया होगी नहीं। ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है ना। फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ये जो फेलोपियन ट्यूब है आपकी, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये फिम्बरी स्टमस एम्पुला, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। फिर बच्चे, ये जो भ्रूण बन जाएगा, इसका निर्माण यहाँ पर होता है, डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका जो है योनि, गर्भाशय, ये सब गलत है। आपका अंड वहनी अंडाशय से ये वाला रहा, ठीक बात है। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो 96 का सी आपके सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हाइड्रा, हाइड्रा नाइडेरिया संघ के अंदर आता है, और इसके अंदर आपको पूछा लैंगिक जनन या दूसरा कोई जनन, कायिक वायिक नहीं पूछा, आपको पूछा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें होता है दोस्तों मुकुलन। ये आपके 8वीं क्लास के अंदर भी दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी प्रकार का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरिट नहीं बनाते हैं, ये सभी करेंगे क्वेश्चन आपके, है ना। उसके बाद तप्त स्थल किसने नाम दिया, तो तप्त स्थल, ये थोड़ा आप हिंदी में पढ़ोगे अजीब लगेगा तप्त स्थल। इसी तप्त स्थल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। क्या नाम देते हैं, हॉटस्पॉट। जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट, ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है। और आपको पता है हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण उस क्षेत्र की जैव विविधता संकट में पड़ गई हो, उसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं। और ये हॉटस्पॉट की चर्चा जो है, ये किसमें होता है, आपके नॉर्मन मेयर्स में, ठीक है। एक आपने वाल्टर जी रोजेन का नाम भी सुना, इसका क्वेश्चन 98 का DC हो गया। वाल्टर जी रोजेन का चर्चा कहाँ होती है दोस्तों, तो वाल्टर जी रोजेन की चर्चा होती है बायोडाइवर्सिटी में। कि जैव विविधता शब्द देने में, जैव विविधता का कॉन्सेप्ट देने में कौन है, वाल्टर जी रोजेन। H.G. टेंसल है और अर्नेस्ट हैकल, ये दोनों जुड़े हुए आपके इकोसिस्टम से।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि कोई भी आप जगह पढ़ते हो तो ये चारों वैज्ञानिकों के नाम 1 घंटे में आ जाते हैं। हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक सॉरी इकोसिस्टम। तो इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्वेश्चन था। तो नॉर्मन मायर्स और सबीना बिर्क वैज्ञानिकों का संबंध आपके हॉटस्पॉट से था, जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण उस क्षेत्र की जैव विविधता धीरे धीरे संकट में पड़ गई है। इनमें कौन सी तकनीकी जैव चिकित्सीय बायोमेडिकल अपशिष्ट को निस्तारण यानी खत्म करने में उपयुक्त है? भूमि में भराव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूमि भराव का आपने उदाहरण देखा है, हमने पढ़ा था कि भूमि भराव में एक बार जो है भूमि प्रदूषण बहुत भयंकर फैल गया था कि भूमि के अंदर सारे अपशिष्ट केमिकल पदार्थों को डाल दिया गया था, उसमें खड्डा करके। पुनर्चक्रण इसमें यूज नहीं ले सकते हो, जल में तो आप इसको डाल ही नहीं सकते हो, तो इसका भस्मीकरण सही आंसर। या आप नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते हो कि यार मेडिकल लाइन के जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे किसी का ब्लड है, मालिक कटा हुआ टूटा हुआ प्लास्टर है, उसको प्लास्टर निकाला है, उन चीज़ों को हम वापस यूज में भी नहीं ले सकते, रिसाइकिल में उसका भस्मीकरण बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको है ना भारत में बर्डमैन पक्षी मैन कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, आपको पता ही है, इनके बारे में भी हमने चर्चा की हुई है, मुंबई के रहने वाले थे ये, ठीक है ना। पक्षी, इनकी गोरैया वाला चर्चा का भी मतलब विषय है। फिर गोरैया की कहानी लिखी थी उन्होंने, बर्डमैन। एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता है ये मिसाइल मैन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इनका बर्डमैन से कोई लेना देना नहीं है। जागीर बाबा, ये आपके हमारे परमाणु कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे। कौन से कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? परमाणु कार्यक्रम से। सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश से संबंधित, किससे संबंधित? प्रकाश से संबंधित रमन प्रभाव दिया। कौन सा प्रभाव दिया दोस्तों? रमन प्रभाव। ठीक है, और आपके सलीम अली पक्षी मैन थे, बर्डमैन के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। ये अच्छा क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या था? द केमिकल फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4, Al3SO4, Al2SO4, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। एल्यूमिनियम सल्फेट का संयोजकता के आधार पे भी इसको आप कर सकते हो, इसका फॉर्मूला याद नहीं हो तो, ठीक है, वैलेंसी के आधार पे। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाली धातु। अच्छा, ये क्वेश्चन अब आप सोच रहे होगे यार ये क्वेश्चन तो हम कैसे याद करें? क्या हम सारी धातु का गलनांक याद करें तो ये कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते हैं? नहीं, इस क्वेश्चन को करने का एक और आधार है कि जो धातुएं एलोय में ज्यादा काम आती, मिश्र धातु में, ठीक है, उनका यूज, उनका सबसे कम गलनांक होता है। बताइए कौन सा होगा इसमें? अरे किसी का आंसर? राजेंद्र जोशी सी, राजेंद्र सोनी, सुखराम बी, नरेंद्र सिंह डेस्ट्रॉय, पहले वाले को बताओ इसका क्या होगा? इसका गलनांक पूछा गया, इसका गलनांक होगा बिस्मिथ। बिस्मिथ क्यों होगा? क्योंकि ये मिश्र धातु बनाने में वृहद स्तर पे काम आती है और उस मिश्र धातु बनाने में बिस्मिथ का यूज लिया जाता है। इसका गलनांक आपके कम रखना, ठीक है। क्षारीय माध्यम में फिनोप्लेफ्टिन सूचक का रंग है पिंक, गुलाबी रंग, ठीक है, इसका आपके पिंक गुलाबी रंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल, अच्छा, और टेरिफ्लेटमिक अम्ल का बहुलक? इसका तो बहुत इजी है था, ये डेक्रोन, ठीक है, इसका आपके सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेक्रोन। आगमन विधि टीचिंग मेथड का है। फ्यूज तार जिस आधार पे काम करता है, देखिए फ्यूज तार का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फ्यूज तार क्या होता है? बेसिकली 4 ऑप्शन देते हैं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रेरण। आप देखा फ्यूज तार अगर मोटर के ऊपर या करंट में थोड़ी बहुत प्लस माइनस और गर्म होकर के शॉर्ट हो जाता है, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? किसके आधार पे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। टेम्परेचर बढ़ा और उसमें फ्यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, पृथ्वी की किसी वस्तु का प्लाइन वेग क्या होता है? तो 11.2, 12.1 देर का, 11.2 किलोमीटर। देखिए यहां पर दे दिया आपको घंटा, है ना, होना चाहिए किलोमीटर प्रति सेकंड, आपका डी आंसर सही। प्लाइन वेग कौन सा वेग है?
प्लाइन वेग वो वेग है जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करा करके अंतरिक्ष में भेज सकता है। यानी 1 सेकंड में कितना होता है, 1 सेकंड में यान जाता है 11 किलोमीटर और 200 मीटर, वो होता है आपका प्लाइन वेग डी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंफ्यूज यहाँ किया, देखिए घंटे में और सेकंड में। ठीक है, चलो साहब आगे का देखते हैं। एस बी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा भी था और सिलेबस में भी आपको दे रखा है कि कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के प्रतीक नाम है ना, उसी में से ये सिलेबस में से क्वेश्चन आया है। मैंने लिखाए भी थे आपके एस बी, एस एन, टी आई वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू का लैटिन नाम क्या है, वोल्फ्रियम है, टंगस्टन है। ठीक है, तो उसी में से ये क्वेश्चन आया आपका कि इसका जो है एंटीमनी एस बी का आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, वाह देखिए, हीरा ग्रेफाइट अपरूप है, किसके है ये, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, कार्बन के। ओजोन, ओजोन आपका क्या है, अणु, अणु क्यों है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन के हैं, 3 ऑक्सीजन के परमाणु है। जल का सूत्र क्या है, H2, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर के जिसके खुद की संरचना हो, खुद का रासायनिक गुण हो, उनको कहते हैं यौगिक। तो ये आपका जल इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ना ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, ये एवरेज क्वेश्चन है ये सारे। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है, वाह भाई, पास्कल मात्रक है आपका दाब का। दाब का कैसे पता चला आपको, देखिए दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर, देखिए दाब का सूत्र होता है बल बाई क्षेत्रफल, और आप लोग जानते हो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल। 3 प्रकार की पद्धतियां भी हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, एमकेएस, सीजीएस और एफवीएस। एफवीएस का हमने ज़्यादा यूज नहीं लिया था, और हमने कहा कि एमकेएस को क्या कहते हैं, हम एसआई पद्धति कहते हैं। इसी एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में बात की जाए, ठीक है ना, ये एसआई पद्धति है, तो इसका पास्कल किसका मात्रक हो या कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, जूल, कभी जूल शक्ति का होता वाट। ठीक है, और आपको तो पता ही है ऊर्जा इसी को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को जो है आपका कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये हमने देखा था। उष्मा संचरण की किस विधि को उष्मा उत्सर्जित पृथ्वी तक पहुंचती है, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। अच्छा, हमें पूछा गया कि सूर्य से पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा आएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों विकिरण सही। विकिरण क्यों, देखिए पवन चालन क्या होता है, या मान लीजिए 10 लड़के खड़े, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस आदमी ने ऊर्जा इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, मतलब एक दूसरे को पास करा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। तो वो कौन सी विधि होती है आपकी, संवहन विधि। जैसे 10 लोग खड़े हो गए, मैंने एक एप्पल दे दिया कि ये एप्पल एक दूसरे को पहुंचा दे, जो 1 2 3 4 तो पहुंचा दिया, ये कौन सी होगी, संवहन। इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है आपके मेटल्स में, धातु में। आप धातु इस सिरे को गर्म करोगे धातु की, और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को दे देते तो इस सिरे को गर्म कर दिया, ये कौन सी विधि है आपकी, संवहन। चालन में क्या होगा, ये 8 लड़के खड़े हमारे पास, इन 8 लड़कों में से मैंने क्या किया, इस लड़के ने एप्पल सीधा चौथे लड़के को दे दिया, कौन से लड़के को दे दिया, ये एप्पल दे दिया आपके सीधे चौथे लड़के को, चौथे लड़के ने एप्पल ला करके दे दिया 8वें लड़के, मतलब बीच में से कुछ को छोड़ दिया। ये कौन सा है आपकी चालन विधि है, ये होती है द्रव और गैस में। पानी गर्म होता है, आपने देखा होगा बुलबुले सीधे नीचे वाले पेंदे को गर्म किया और वो बुलबुले पानी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, वो पानी के जो बुलबुले ऊपर आ रहे हैं वो कौन सी विधि आपकी, चालन विधि। विकिरण ये सूर्य के अंदर होती है, ठीक है, सूर्य इसके द्वारा मूवमेंट करता हूँ, चालन समान तो होने का कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो आपका इसका विकिरण आंसर। ठीक है, कठोर भानु नहीं, एक कैसे होगा, विकिरण होगा इसका, है ना। विकिरण विधि मैंने बताया ना, समन और चालन तो इस आधार पे हो रहे हैं। के बाद आगे देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता
ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की कमी द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों कोई भी ध्वनि कितनी दूर जाएगी वो आयाम के द्वारा निर्धारित होती है। आप लोग जानते हो आयाम के द्वारा एक प्रबलता का डिटरमाइन होता है। किसका डिटरमाइन होता है? प्रबलता का। आवर्ती तारत्व है, ये ध्वनि की पतलापन मोटापन को दर्शाता है। तो इसका आपके ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया है 119 का। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष रख देते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है और वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, तो बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए इसमें अवतल दर्पण में आपको पता है वास्तविक बनता है, तो ये आपका वास्तविक है, ये वास्तविक इसमें आ रहा है। उल्टा बनता है, ठीक है। वस्तु से छोटा बनेगा नहीं, वस्तु की साइज के बराबर बनेगा, है ना। इसका हो गया बी ऑप्शन से। हमने अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखे, लेंस से भी बनाना सीखे, क्या पता आ जाए लेंस की। तो बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण ये टीचिंग मेथड है। इस गुण के कारण परीक्षा शुद्धता वायरस जनित रोग है, ये भी अच्छा क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा होता है? ये भी हमने पढ़ा। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। रेबीज आया है, रेबीज हाइड्रोफोबिया, जलाक्रांतक, जल से डर लगता है, ये आपका वायरस जनित रोग है रेबीज। ठीक है, हाँ जी नमस्कार सभी को। ये उदाहरण है, ये क्वेश्चन लगभग हमने बायोलॉजी पढ़ी तब तक 20 बार पढ़ लिया था, फिर भी आप गलत कर लो तो अच्छी बात नहीं। ये यीस्ट एक प्रकार का कवक है, हमने इसको 20 बार कहाँ पढ़ा? देखिए, सी विषाणु नहीं है, अशोक कुमार नहीं, देखिए कैसे हमने ये ग्लूकोज है ना, ये आपका ग्लूकोज है, इसका हमने क्या किया, यहाँ पर हम ऐसे लिखते थे कि इसके अंदर यीस्ट नामक एंजाइम डाल दीजिए, दारू यानी कि एथिल एल्कोहल बना देगा प्लस CO2 बना देगा। ये यीस्ट एक प्रकार का क्या है? आपका कवक है। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमने लिखते थे कि इसमें एक जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि एग्जामिनर ये पूछे यीस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम भी आप लिख सकते थे कि जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। लेकिन साथ साथ में तो इजी क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, यीस्ट क्या है? तो आपका कवक है। ओके, देखते आगे वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, ये तो बिल्कुल ही एक्वाटिक जलीय है। ये स्थलीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। नागफनी आपका मरुस्थलीय है। सोल्डेनेला बच गया, यही है। और वैसे सोल्डेनेला पाया जाता है आपके प्रेरी घास के मैदानों में। कहाँ पर पाया जाता है? प्रेरी स्टेपीजी है ना, उसके अंदर। तो सोल्डेना सही। अब इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे नोट्स में तो है ही नहीं, ये आपके नोट्स में ये नहीं, ये बाकी के तीनों है। हाइड्रिला हमने पढ़ा हुआ है, पास पढ़ा हुआ नागफनी हमने क्या लगभग सब जगह और सब अध्यापकों ने पढ़ाया हुआ है, सब जगह मिलता है। अब सोल्डेना का नाम 8वीं क्लास की किताब में नहीं है, लेकिन इन तीनों का तो है, बच्चा चौथा ही है। ठीक है, इस आधार पे भी आप इसको कर सकते हो। अच्छा, सुमेलित करना है। सुमेलित क्षय रोग किससे होता है? क्षय का आपको पता है टीबी को कहते हैं, और टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ये लीजिए, मतलब K4। अच्छा, K4 3 में दे रखा है, में नहीं है। टाइफाइड देखते हैं। टाइफाइड होता है सोलेमोनेला टाइफी के कारण। K1। अच्छा, फिर 2 में दे रखा है, ओके कोई बात नहीं। कुकर खांसी देखते हैं। कुकर खांसी होती है आपकी बोर्डुला पोर्टुसिस के कारण। K3, ये आपका सही हो। और छोटी मात्रा में आप किससे मिलान कर दोगे? सोलेमोनेला वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, इसका आपके कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये तो आप ही बता दो, कौन सी है? इस नंबर 135, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अरे भाई कोई तो बताइए। ये किसी को नहीं आता है क्या? सी, अधिवीर, वेरी गुड। भाइयों, सबसे बड़ी ग्रंथि 50 बार आपको सुन लिया होगा, यकृत है। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं।
हो सकता है आपने लीवर शब्द जानदा सुना हो। लीवर नहीं है ये दोस्तों आपके साइंस के आए हुए क्वेश्चन थे, बिल्कुल ज़्यादा इजी भी नहीं थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक भी अच्छा पढ़ा होगा तो आप ये कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ओके दोस्तों, थैंक यू। बाकी के अध्यापक आ रहे हैं वो आपको रीट एसेस का और बाकी मैथ्स का सबका सोल्व क्रमबद्ध करवाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।